नमस्कार दोस्तों, राजेंद्र सर ने आपके लिए ये वीडियो आसान भाषा में बनाया है। इनके चैनल को सब्सक्राइब और लाइक भी करें। आज हम एक ऐसी रात की कहानी में उतरेंगे जहां एक जेल की कोठरी में बंद एक कवि के मन में दो दुनियाएं टकरा रही हैं। एक दुनिया है देश की आज़ादी की लड़ाई और दूसरी दुनिया है उसके घर की, उसके परिवार की, और इन दोनों के बीच पुल का काम कर रही है बारिश। हम बात कर रहे हैं भवानी प्रसाद मिश्र की बहुत ही मार्मिक कविता घर की याद की। हमारे आज के इस विश्लेषण का मकसद सिर्फ इस कविता के शब्दों को समझना नहीं है, बल्कि उस एहसास की तह तक जाना है जो हम सब कभी न कभी महसूस करते हैं, अपनों से दूर होने का दर्द। सही बात है। और ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि एक इंसान अपनी निजी तकलीफ और एक बड़े मकसद के बीच वो संतुलन कैसे बनाता है। और ये कविता आप देखिए इसी संतुलन की कहानी है। इसकी पृष्ठभूमि इसे और भी गहरा बना देती है। ये कविता 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान लिखी गई थी, जब मिश्र जी जेल में थे। अच्छा, तो ये सिर्फ एक बेटे की अपने घर के लिए तड़प नहीं है, ये एक स्वतंत्रता सेनानी का अंतर्द्वंद है। उसके सामने एक तरफ देश है और दूसरी तरफ वो परिवार जिसे वो पीछे छोड़ आया है। कविता की जो केंद्रीय संवेदना है वो इसी कश्मकश से निकलती है। तो फिर ये भवानी प्रसाद मिश्र कौन थे? मतलब क्या वो पैदाइशी कवि थे या हालात ने, उस दौर ने उन्हें कवि बनाया? बहुत अच्छा सवाल है। क्या बात थी उनमें कि वो इतनी सादगी से इतना गहरा दर्द लिख पाए? देखिए, भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म तो 1913 में मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव टिगरिया में हुआ था, लेकिन उनकी असली पहचान बनी गांधी जी के विचारों से जुड़ने के बाद। उन पर गांधीवाद का इतना गहरा असर था कि उन्हें कविता का गांधी तक कहा गया। कविता का गांधी, वाह! और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये उनकी कविताओं में दिखता है। कैसे? मतलब गांधी जी के विचार और कविता की शैली, इन दोनों में क्या संबंध हो सकता है? संबंध उनकी भाषा की सहजता में है। जैसे गांधी जी का चरखा बिना किसी शोर के एक सहज लय में चलता रहता है और सूत काटता है, वैसे ही मिश्र जी की कविता बहुत ही आम बोलचाल की भाषा में बिना किसी भारी भरकम शब्दों के एक सहज लय में चलती है और सीधे दिल तक पहुंचती है। उनकी कविता पढ़कर लगता नहीं कि कोई महान कवि कुछ लिख रहा है, लगता है जैसे कोई दोस्त या परिवार का सदस्य आपसे बात कर रहा हो। सही है। उन्होंने गांधी वाङ्मय के हिंदी खंडों का संपादन भी किया, तो वो सिर्फ विचारों से नहीं बल्कि कर्म से भी गांधी जी से जुड़े हुए थे। हाँ, ये बात तो मैंने भी महसूस की। उनकी कविता में गद्यात्मक से लगते वाक्य विन्यास का जिक्र मिलता है। मतलब ऐसे वाक्य जो प्रोज जैसे लगते हैं, उन्हें भी वो कविता का हिस्सा बना देते हैं। बिल्कुल। और उनकी एक और खासियत थी कि वो हर विषय को घरेलू बना देते थे, जैसे आंगन का पौधा हो या दूर दिखती पहाड़ी, सब कुछ परिवार का हिस्सा लगता था। हाँ, बिल्कुल। और यही सहजता और घरेलूपन उनकी सबसे बड़ी ताकत है। गांधीवाद पर आस्था की वजह से उनकी कविता में अहिंसा और सहनशीलता एक रचनात्मक शक्ति बनकर उभरती है। उनका गुस्सा या दुख भी विनाशकारी नहीं है, वो कुछ रचता है, कुछ बनाता है। वो प्रतिक्रिया नहीं करते, सृजन करते हैं। इसी सोच के साथ जब वो जेल पहुंचते हैं, तब इस कविता का जन्म होता है। तो ये थे कवि जिनकी सोच गांधी जी से जुड़ी थी और जिनकी भाषा आम लोगों जैसी थी। अब देखते हैं कि जब ये कवि जेल की सलाखों के पीछे पहुंचता है, तो यही सादगी और गहराई उनकी कविता में कैसे उतरती है। कविता की शुरुआत होती है बारिश से। आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है। यहाँ रुक कर सोचने वाली बात है। साहित्य में अक्सर प्रकृति का हाल इंसान के मन का हाल बताने के लिए इस्तेमाल होता है ना? यहाँ भी ये जो लगातार गिरता हुआ पानी है, ये सिर्फ पानी नहीं है। ये कवि के मन का। ये कवि के मन का वो दुख है, यादों का वो सैलाब है जो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। कविता की अगली पंक्तियां इस बात को और साफ कर देती हैं। रात भर गिरता रहा है, प्राण मन घिरता रहा है। मतलब जैसे जैसे बूंदें गिर रही हैं, वैसे वैसे मन पर यादों का घेरा कसता जा रहा है। बारिश यहाँ एक ट्रिगर बन जाती है और उस बारिश में उन्हें क्या दिखता है? अपना घर। घर के मुझसे दूर है जो, घर खुशी का पूर है जो। मुझे ये खुशी का पूर वाली लाइन बहुत अच्छी लगती है। पूर यानी बाढ़, सैलाब। एक ऐसा घर जो खुशियों से लबालब भरा हुआ है।
हाँ, और इसी खुशी से भरे घर की याद उस जेल की अंधेरी कोठरी में और ज्यादा तकलीफ देती है। घर से ये जो विस्थापन है, ये जो दूरी है, यही दर्द इस कविता का मर्म है। सही। और अब इस बारिश की धुंध में से एक-एक करके परिवार के चेहरे उभरने शुरू होते हैं। सबसे पहले भाई बहन याद आते हैं। 4 भाई 4 बहनें। और देखिए उन्होंने क्या कमाल के शब्द इस्तेमाल किए हैं। भाइयों को कहते हैं भुजा भाई, प्यार बहनें। भाई यानी ताकत, सहारा। हाँ। और बहनें यानी स्नेह, प्यार। 2 शब्दों में पूरे रिश्ते का सार बता दिया। और ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक एहसास है कि परिवार एक पूरी इकाई है, एक शरीर की तरह। अगर भाई भुजा हैं तो बहनें उस शरीर में बहने वाला प्यार है। वाह। और जब उस शरीर का एक हिस्सा यानी कवि खुद वहां नहीं है तो वो शरीर अधूरा है। इसी अधूरेपन का दर्द अगली कुछ पंक्तियों में दिखता है जब वो अपनी बहन के बारे में सोचते हैं। हाँ, वो कल्पना करते हैं कि उनकी कोई शादीशुदा बहन मायके आई होगी, ये सोचकर कि सबसे मिलेगी, खुश होगी। लेकिन वहां एक भाई को न पाकर उसके लिए वो खुशी का घर, परिताप का घर, यानी बहुत गहरे दुख का घर बन गया होगा। ये सोचना भी कितना दर्दनाक है कि आपकी वजह से आपके अपने दुखी हो रहे हैं। और बहन के बाद याद आती है माँ। माँ का चित्रण तो अद्भुत है। और माँ बिन पढ़ी मेरी, दुख में वो गढ़ी मेरी। क्या खूबसूरत पंक्ति है ना? वो ये नहीं कह रही कि माँ अनपढ़ है, वो कह रही है बिन पढ़ी। इसमें एक तरह का सम्मान है। और वो माँ दुख में गढ़ी गई है, यानी जिंदगी के दुखों ने उसे तपाकर और मजबूत और समझदार बना दिया है। और आगे वो कहते हैं माँ कि जिसकी गोद में सिर रख लिया तो दुख नहीं फिर। ये एक लाइन शायद हर इंसान अपने जीवन में महसूस करता है। माँ की गोद जैसे सारी परेशानियों का इलाज हो। बिल्कुल। और कवि को जेल की दीवारों के पार भी अपनी माँ की स्नेह धारा का प्रभाव महसूस हो रहा है। ये प्यार की वो ताकत है जिसे कोई जेल नहीं रोक सकती। माँ के इस ममता भरे चित्रण के बाद आते हैं पिता, और पिता का किरदार इस कविता का शायद सबसे मजबूत स्तंभ है। मजबूत तो है ही, लगभग एक सुपर हीरा जैसा चित्रण है। कवि लिखते हैं, पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, मतलब बुढ़ापा उन्हें छू भी नहीं पाया है। वो आज भी दौड़ सकते हैं, खिलखिलाकर हंस सकते हैं। उनकी ऊर्जा देखिए, बोल में बादल गरजता, काम में झंझा लरजता। क्या बात है। यानी आवाज में बादलों की गरज और काम में तूफान की तेजी। और तो और इस उम्र में भी रोज 260 दंड बैठक करते हैं। सच कहूं तो ये पढ़कर लगता है कि क्या ये थोड़ा बड़ा चढ़ाकर बताया गया है? इसके पीछे कवि का क्या मकसद हो सकता है? आपने बहुत गहरी बात पकड़ी है। ये चित्रण सिर्फ एक मजबूत इंसान का नहीं है, ये उस पूरी पीढ़ी के पिता का प्रतीक है जिनसे हमेशा चट्टान की तरह मजबूत रहने की उम्मीद की जाती थी। एक ऐसा पिता जो कभी कमजोर नहीं पड़ सकता, जो परिवार का संबल है। कवि पहले अपने पिता का ये पहाड़ जैसा मजबूत व्यक्तित्व इसलिए गढ़ते हैं ताकि जब ये पहाड़ टूटता है तो उसका असर 1000 गुना ज्यादा हो। और वो टूटता है। हाँ, वो टूटता है। कभी कल्पना करते हैं कि जब उनके पिता कसरत करने के बाद नीचे आए होंगे और वहां अपने बाकी 4 बेटों को देखा होगा तो अचानक उन्हें अपने 5वें बेटे की याद आई होगी। 5वां मैं हूं अभागा, जिसे सोने पर सुहागा कहते रहते हैं मेरे। और उस याद के आते ही वो पहाड़ जैसा मजबूत इंसान जिसकी आवाज में बादल गरजते थे, उसकी नैन जल से छाए होंगे, आंखें आंसुओं से भर गए होंगे। ओहो। वो अपने बेटे का नाम लेकर रो पड़े होंगे। ये सिर्फ एक पिता का दुख नहीं है, ये उस दौर के एक पूरे आदर्श के मानवीय चेहरे को दिखाता है। ये कविता की सबसे बड़ी ताकत है। ये एक व्यक्तिगत दुख को एक सार्वभौमिक अनुभव बना देती है। यहाँ से कविता का इमोशनल कोर और भी गहरा हो जाता है। कवि को ये एहसास है कि उनके परिवार वाले उनके लिए बहुत दुखी हैं। वो याद करते हैं कि उनके पिता उन्हें सोने पर सुहागा कहते थे, मतलब उनके बाकी बेटे अगर सोना थे तो कवि उस सोने पर सुहागा सबसे बेहतर, सबसे प्यारे थे। और आज उनकी गैर मौजूदगी में पिता को अपने वो स्वर्ण बेटे भी हीन या कम हेटे लग रहे होंगे। ये बोझ कवि अपने मन पर महसूस कर रहे हैं। और इसी बोझ के बीच वो एक और अद्भुत कल्पना करते हैं। वो सोचते हैं कि जब उनके पिता रो रहे होंगे तो उनकी माँ ने उन्हें समझाया होगा। अच्छा। और माँ ने जो कहा होगा वो परिवार के दर्द के साथ साथ उनके गर्व को भी दिखाता है। माँ कहती हैं कि तुम्हारा बेटा सही रास्ते पर गया है, उसने कोई गलत काम नहीं किया, यह तुम्हारी लीक ही है। मतलब ये तो तुम्हारी ही डाली हुई परंपरा है। बिल्कुल, देश के लिए आगे बढ़ना,
वो कहती हैं कि अगर वो डरकर पाँव जो पीछे हटाता, कोख को मेरी लजाता, तो वो मेरी कोख को लज्जित कर देता। ये पंक्तियां दिखाती हैं कि परिवार दुख में है, लेकिन उन्हें अपने बेटे के फैसले पर गर्व है। और अब आता है कविता का वो हिस्सा जहां कवि का पूरा दर्द, पूरा प्यार और पूरी बेबसी एक साथ उमड़ पड़ती है। वो बारिश को, सावन को अपना दूत बनाते हैं और उससे एक संदेश भेजने को कहते हैं। हे सजीले हरे सावन, हेम के मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे न बरसे, पांचवें को वे न तरसे। उफ, क्या कमाल की गुजारिश है। वो सावन से कह रहे हैं तुम जितना चाहे बरस लो, लेकिन मेरी वजह से मेरे माता पिता की आंखें ना बरसें, वो मेरे लिए तरसे नहीं। यही कवि का असली द्वंद्व है। वो अंदर से टूट चुके हैं, लेकिन वो अपनी ये सच्चाई अपने परिवार से छिपाना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि उनके दुख का बोझ उनके बूढ़े माता पिता पर पड़े। इसलिए वो सावन से कहते हैं कि तुम जाना, लेकिन उनसे सच मत कहना, उनसे एक खूबसूरत झूठ कहना। और वो ये भी बताते हैं कि क्या झूठ कहना है। कहना कि मैं मजे में हूँ, मस्त हूँ, मैं यहाँ सूत काटने में व्यस्त हूँ, मेरा वजन भी 70 सेर हो गया है और मैं ढेर सारा भोजन करता हूँ। मैं यहाँ खूब कूदता खेलता हूँ और दुख को अपने पास फटकने भी नहीं देता। ये सब बातें सिर्फ इसलिए ताकि उनके परिवार वालों को तसल्ली हो, वो चैन से रह सके। लेकिन इस झूठ के साथ साथ एक बहुत बड़ी चेतावनी भी है। वो कहते हैं, हाय रे, ऐसा न कहना है कि जो वैसा न कहना। यानी जो सच है वो भूल कर भी मत बताना। उन्हें ये मत बता देना कि मैं आदमी से भागता हूँ, हाँ, कि मैं रात रात भर जागता हूँ, हाँ, कि मैं ज्यादातर चुप रहता हूँ। और आखिर में वो जो कहते हैं, वो इस कविता की शायद सबसे ज्यादा दिल तोड़ने वाली पंक्ति है। कह न देना मौन हूं मैं, खुद न समझू कौन हूं मैं। खुद न समझूं कौन हूं मैं। ये तो सिर्फ उदासी नहीं है, ये तो अपने अस्तित्व पर ही सवाल उठाने जैसा है। बिल्कुल। जेल की तन्हाई और घर की याद ने उन्हें इस हद तक तोड़ दिया है कि वो खुद को भी नहीं पहचान पा रहे हैं। लेकिन इस टूटन को, इस बिखराव को वो अपने परिवार तक नहीं पहुंचने देना चाहते। बिल्कुल। ये एक बेटे का अपने माता पिता के लिए सबसे बड़ा प्रेम पत्र है। हाँ, एक ऐसा पत्र जिसमें वो अपनी तकलीफों पर झूठ का पर्दा डाल रहा है, सिर्फ इसलिए ताकि उसके अपने ठीक से रह सकें। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटें तो हम देखते हैं कि एक स्वतंत्रता सेनानी जो देश के लिए जेल में है, बारिश के एक रात में उसका मन सारी दीवारें तोड़कर अपने घर पहुंच जाता है। वो अपने परिवार के बहुत सुंदर जीवंत चित्र बनाता है, लेकिन इन सब यादों के ऊपर जो एक भावना सबसे भारी है, वो है अपने प्रियजनों को अपने दुख से बचाने की इच्छा, चाहे इसके लिए झूठ का ही सहारा क्यों न लेना पड़े। और इस कविता में बस शब्द का इस्तेमाल भी बहुत खूबसूरती से हुआ है। कवि कहते हैं, घर नहीं हूं बस यही है, किंतु ये बस बड़ा बस है, इसी बस से सब विरस है। पहली नजर में लगता है कि बस एक बहुत छोटा सा शब्द है, सिर्फ इतनी सी तो बात है कि मैं घर पर नहीं हूं। हाँ। लेकिन अगली ही पंक्ति में वो कहते हैं कि ये जो बस है ये बहुत बड़ा बस है। ये कहने में छोटी सी बात असल में इतनी बड़ी है कि इसी की वजह से जीवन का सारा रस, सारी खुशी खत्म हो गई है, जीवन विरस हो गया है। वाह। ये दिखाता है कि कैसे एक छोटी सी कमी जीवन में एक बहुत बड़ा और गहरा खालीपन पैदा कर सकती है। और अब एक आखिरी विचार छोड़ जाते हैं। कवि सावन को अपना दूत बनाकर एक झूठ भेजने को कहते हैं, एक ऐसा झूठ जो उनके परिवार को तसल्ली दे सके। ये बात हमें सोचने पर मजबूर करती है। जब हम अपनों से दूर होते हैं तो हम जो बताते हैं और जो हम असल में महसूस करते हैं उसमें कितना फर्क होता है। हम जो फोन पर कहते हैं सब ठीक है, उस ठीक के पीछे कितनी अनकही बातें छिपी होती हैं। ये जो खुद को मजबूत दिखाने का अभिनय है, ये कितना सच होता है और कितना सिर्फ प्यार जो हम सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि हमारे अपने हमारी वजह से परेशान ना हो। नमस्कार दोस्तों, तो आपने इनके चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक नहीं किया तो अब कर दीजिए। धन्यवाद।